हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी क्लास होगी मैथ की तीसरी, और जिसमें हम सीख रहे हैं अभी संख्याओं के प्रकार। जब हमारे संख्याओं के प्रकार खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम सीखेंगे यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि संख्या पद्धति। तो जितने भी बच्चे नवोदय स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं और सैनिक स्कूल की, और जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो उनसे मेरा कहना है कि अगर आप अपने बच्चे को नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आपको कोई भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में इस चैनल से तैयारी करवा सकते हो। इसकी मैंने अब एक पहले बैच मैंने पहले स्टार्ट किया था, और अब ये दूसरा बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये भी बिल्कुल फ्री है सभी बच्चों के लिए। तो इसकी अभी ये तीसरी क्लास है मैथ की। इसके बाद में आगे हम पूरे चैप्टर को करेंगे और पूरा जो सिलेबस है मैथ का पूरा मैं आपको करवाऊंगा। और ठीक है, तो आज हम करेंगे इसमें हमारी अगली हेडिंग क्या है, यानी 2 क्लासों में मैं आपको संख्याओं के प्रकार में कुछ जो परिभाषा है वो लिखा चुका हूं, डेफिनेशन। उसके बाद में आज करेंगे हम धनात्मक संख्या, यानी कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले धनात्मक संख्या के बारे में देखेंगे। तो वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, यानी कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, धनात्मक संख्या। और कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं ली है तो आप पिछली वाली क्लासों को जरूर लें, जिसमें मैंने बताया है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो जितनी भी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या कहलाती हैं। यानी कि जितने भी जो प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, धनात्मक संख्या कहलाती है वो। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं इसका आपको, जैसे मैंने लिखा 5 से स्टार्ट होंगी। आपको बताया जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, यानी 1 से, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, और डॉट 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 कहां तक जाएगा ये, अनंत तक। यानी अनंत तक जितनी भी सभी संख्याएं होंगी ये प्लस वाली, सभी को क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो भी कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और सभी प्लस वाली होती है, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। यानी कि जितनी भी जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, वे सभी क्या कहलाएंगी, धनात्मक संख्या कहलाएंगी। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं धनात्मक संख्या को, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिख लो। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या, ये बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है, वो देखेंगे। कौन सी संख्या, ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेगेटिव नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होती है, यानी कि जितनी भी जो ऋण वाली संख्या होंगी, ऋण का मतलब एक तरह से आप ये मान लो माइनस वाली संख्याएं, जितनी भी जो माइनस वाली संख्याएं होंगी, यानी कि ऋण वाली संख्याएं होंगी, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो आप सभी यहाँ पे लिख सकते हो, सभी ऋण संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। यानी कि जितनी भी जो ऋण संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे
माइनस की 1, -2, -3, -4 और डॉट 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 कहां तक, माइनस के अनंत तक जाएंगे। ये कहां तक, माइनस के अनंत तक। यानी जितनी भी जो माइनस वाली संख्याएं होंगी, जितनी भी ऋण वाली संख्याएं होंगी, वो सभी क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। और आप इस दोनों जो मैंने आपको परिभाषा में यानी डेफिनेशन लगाता हूं, उनको भी आपको अच्छे से लिखना है, जिससे कि आपको कोई आगे परेशानी नहीं आएगी जब आप रिवीजन करोगे तब। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी इसमें 9वें नंबर की पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, यानी कि जितने भी धनात्मक, यानी सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक, और इसमें और क्या जोड़ लेते हैं, शून्य। यानी कि शून्य सहित सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब ये कि जितनी भी, यानी जो प्लस वाली संख्या मैंने आपको भी लिखा है धनात्मक संख्या में, और जितनी भी जो ऋणात्मक संख्या लिखाई है वो, और इनमें जीरो को और शामिल कर लेना। किसको, जीरो को, यानी शून्य को। अगर इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएंगे, ये पूर्णांक संख्या बन जाएंगे, यानी कि इंटीजर नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ ही इस हेडिंग को भी लिख लेना। तो कैसे लिखेंगे इसको, शून्य सहित, शून्य को, शून्य सहित का मतलब शून्य को भी जोड़कर, शून्य सहित सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक, शून्य सहित सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती कहलाती है। यानी कि शून्य के सहित, यानी जितनी भी शून्य संख्याएं होंगी, सॉरी, यानी शून्य और शून्य के अलावा जितनी भी जो ऋणात्मक संख्याएं हो और जितनी भी धनात्मक संख्याएं हो, सभी को जब हम जोड़ देंगे तो वो कौन सी संख्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्या बन जाएंगी, यानी कि इंटीजर नंबर बन जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, कैसे कौन सी होंगी ये, जैसे जैसे यहाँ पे आप कहां से होंगी, ये माइनस के अनंत से स्टार्ट होंगी, माइनस के अनंत से, कहां से स्टार्ट होंगी ये, माइनस के अनंत से स्टार्ट होंगी। मान लो माइनस के अनंत से आके माइनस के 4, -3, -2, -1, फिर आ जाएगा इसमें जीरो भी शामिल होगा, फिर आएगा प्लस का 1, फिर प्लस का 2, प्लस का 3, और डॉट 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 करके कहां तक जाएगा ये, डॉट 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 करके कहां तक जाएगा, अनंत तक, प्लस के अनंत तक। ठीक है, तो जितने भी जो ऋणात्मक आ गए इसमें सभी, शून्य भी आ गया, और क्या आ गया इसमें, सभी धनात्मक भी आ गई। तो जब इन सभी को मिला देंगे तो ये कौन सी संख्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को जो मैंने अभी बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो कि कौन सी आपको दोबारा से डेफिनेशन देखनी है। तो ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट करो। उसके बाद में मैं आगे आपको और कुछ इसकी जो इंपोर्टेंट हेडिंग होती है, यानी कि परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशन, उनको भी मैं लिखाऊंगा। तो आप जब तक इनको नोट कर सकते हो। आपने नोट कर लिया इनको, क्यों, चलो तो अभी कर लेना, जल्दी से नोट कर लो इनको। और जो बच्चा नोट नहीं कर पाया हो वीडियो को रोक के नोट कर सकता है। ठीक है,
तो अगली हेडिंग क्या होगी इसमें हमारी 10वें नंबर की, यानी 10वें नंबर की परिभाषा होगी आपके लिए। ये कौन सी होगी संख्याओं के प्रकार में 10वें नंबर की? अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या। ये आपको जो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इससे आपको पेपर में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इससे आपको नॉर्मल प्रश्न पूछ लेता है और आपको वहां पे पता नहीं होता तो बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या? अनुवर्ती संख्या। देखो अनुवर्ती संख्या के बारे में मैं आपको बताऊं, यानी कि इसकी मैं आपको परिभाषा नहीं लिखा रहा हूं, बस नॉर्मल आपको अच्छे से सुनना है क्या होता है इसमें। यानी कि अनुवर्ती का मतलब मैं आपको ट्रिक से बताता हूं अनुवर्ती का मतलब क्या होता है। अनुवर्ती का मतलब आगे, यानी कि मान लो आपने कोई संख्या लिखी, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे आपने कोई संख्या लिखी, जैसे मान लो लिखा आपने 5, क्या लिखा? 5। मैंने 5 लिखा यहाँ पे 5। अब आपको पूछ रहा कोई कि, यानी कोई संख्या देगा आपको पेपर में और पूछेगा कि इसका अनुवर्ती संख्या बताओ, तो आपको मान लो 5 दे दिया और आपने उससे उसने पूछा आपसे एग्जामिनर ने कि 5 की अनुवर्ती संख्या बताओ, 5 की अनुवर्ती संख्या बताओ। तो आपको क्या करना होगा अनुवर्ती के लिए? बस इसमें क्या करना होता है, एक को जोड़ना होता है। क्या जोड़ना, क्या करना होता है? एक जोड़ना होता है और इसकी अनुवर्ती संख्या क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 6। यानी कि अनुवर्ती का मतलब मैं आपको ट्रिक से बताऊं, अनुवर्ती का मतलब आगे। अनुवर्ती का मतलब आगे, यानी कि जो संख्या आपसे पूछे उसका जो आगे वाली संख्या होगी वही क्या होगी? इसकी अनुवर्ती संख्या होगी। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग इसमें हमारी होती है वो होती है, इसके अपोजिट होती है बिल्कुल ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। वो होती है पूर्ववर्ती संख्या। कौन संख्या? पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है। अब देखें पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसे बोलते हैं? यानी ये इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। तो एग्जाम्पल से हम कैसे देख सकते हैं इसको? जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला मान लो 5 ही बोला मैंने, अब आपसे पूछ रहा है 5 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। पूर्ववर्ती की संख्या बताने के लिए आपको क्या करना होता है? बस एक माइनस करना होता है, तो वो क्या आ जाएगी यहाँ पे? 4। देखो अनुवर्ती का मतलब आगे, ऐसे आ से आगे देख सकते हो। अ का मतलब क्या होता है? आगे। ऐसे समझ लो अनुवर्ती का मतलब आगे, यानी जो संख्या पूछी होगी उससे आगे वाली। और पूर्ववर्ती का मतलब पहले। पूर्व का मतलब वैसे भी क्या होता है? पहले। यानी पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ? पहले, यानी जो संख्या पूछी है उससे पहली वाली संख्या। आपको माइनस कुछ भी नहीं करना, प्लस भी कुछ नहीं करना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अनुवर्ती पूछे तो एक आगे वाली संख्या बता देनी है, पूर्ववर्ती पूछे तो उससे एक पीछे वाली संख्या बता देनी है। अगर तो आपको कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं। और ट्रिक क्या है इसकी? यानी पूर्ववर्ती, यहाँ पे पूर्व आ रहा है, पूर्व का मतलब क्या होता है? एक तरह से पहले वाली संख्या। अनुवर्ती में आ रहा है, अनुवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या। तो आप जिससे भी इससे भी इसको समझ जाओगे अच्छे से। अनुवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या। 5 का अनुवर्ती पूछे तो कितना आएगा? 6। और पूर्ववर्ती पूछे 5 का तो कितना आएगा? 4। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या और अनुवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो आपसे और बड़ी कोई संख्या दे दे, मान ले पूछ ले क्या, आप बताओ 210। 210 की अनुवर्ती संख्या बताओ। कौन सी संख्या? अनुवर्ती। 210 की अनुवर्ती संख्या बताओ तो क्या होगी? 211। क्या होगी? 211। बस इसमें आपको एक आगे बढ़ा के बता देना है। अब आपसे पूछ रहे कि तो 210 का ही पूछे, 210 की बताओ पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? आपको एक घटा देना है, बस ये क्या करना है? एक घटा देना है, कम कर देना है। यानी कि इससे पहली संख्या होगी वही क्या होगी? इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, यानी कि 209। 209 क्या होगी? इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। और अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 210 की 211 हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डेफिनेशन कभी भी पेपर में नहीं पूछेगा, आपको केवल क्या पूछेगा कि आपको इसकी अनुवर्ती संख्या एग्जाम्पल दे देगा कोई संख्या और उसका अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या पूछ लेगा। और आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, यानी कि इसके हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर की जो अभ्यास प्रश्नावली होगी, जब मैं आपको इसके बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा तो वहां पे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे प्रश्न वो पूछेगा। तो आप सभी बच्चे यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है इनको अच्छे से नोट कर लेना बस, ठीक है।
इसके बाद में आगे आपको कुछ अभी और इसमें दिखाऊंगा। आपने इसको तो नोट कर ही लिया होगा, पूर्णांक संख्या को। तो आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम देखेंगे अब इसमें अभी और कुछ डेफिनेशन जो भी बची होंगी। मैं आपको इसके लिए एक किताब और बता दूं कि अगर आपको कोई भी किताब लेनी हो तो आप एक अरिहंत की बुक ले लेना और एक प्रैक्टिस सेट, यानी एक तो किताब ले लेना, अरिहंत की किताब आती है, आप उसको अगर अच्छे से उससे पढ़ोगे तो उसमें आप बहुत अच्छी से डिटेल में, यानी बहुत सारे प्रश्न और डेफिनेशन भी अच्छी से दी हुई है और उसका जो एक्सप्लेन है वो भी अच्छे से वहां पे किया हुआ है। तो आप अरिहंत की एक क्लास किताब ले लेना, उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। चलो, मैंने आपको जो अभी संख्याओं के प्रकार लिखा है वो अभी हमारे समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद में आपको कुछ जो इंपोर्टेंट और हेडिंग होंगी आपके लिए उनको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी कुछ प्रश्न बनते हैं उनसे। तो सब जैसे मान लो मैंने आपको लिखा रहा हूं मैं अगली हेडिंग हमारी स्थानीय मान, यानी कुछ आपसे प्रश्न पूछ लेता है इन हेडिंगों से, तो वो भी करते हैं। यानी कि स्थानीय मान हेडिंग हमारी। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको? प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान में आपको इसकी कोई परिभाषा नहीं लिखा रहा हूं, बस आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, जिससे कि आपको, क्योंकि परिभाषा है तो आपको ज्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन उनसे जुड़े हुए जितने भी जो एग्जाम्पल होते हैं वो पूछ लेता है। तो देखो, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान मतलब कैसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान कोई पूछ लेता है तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी आपके सामने संख्या लिखी, जैसे मैंने आपके सामने मान लो ये संख्या लिखी, ठीक है। आपके सामने मैंने 262 कोई संख्या लिख दी है, रैंडम संख्या, यानी कि मैंने कोई सोच समझ के नहीं लिखी है, वैसे ही लिख दी है। आपको बस इसमें क्या करना है, आपसे अगर कोई पूछे, टीचर पूछेगा कि ये बताओ कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, चलो इसको चेंज कर देता हूँ, यानी कि सेम हो गया, इसके लिए अलग कर देता हूँ, और 3 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा। तो आपको इसका बताने के लिए देखो, आपको किताबों में क्या मिलेगा, ऐसे करते हैं, वहां पर किताबों में क्या होता है, 2 किया, उसमें 1 का इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 2। अब दूसरी संख्या के लिए दूसरी संख्या कौन से नंबर पर आती है, देखो जी आती है इकाई के नंबर पे, तो इसमें 1 का गुणा कर दिया। उसके बाद जो दूसरी संख्या होती है, ऐसी तो बढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे बढ़ते हैं ना, तो दूसरी संख्या किस पे आती है, दहाई के स्थान पे आती है, तो वहां पे 10 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। और ये कौन से नंबर पर आ रही है, सैकड़ा के स्थान पे आ रही है, तो इसमें किसने गुणा कर देंगे, 100 का, तो ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है। यानी कि ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया, यानी जो स्कूलों में आपको सिखाया जाता है, और वैसे भी आप, यानी कि कोई भी संख्या होगी तो आपको ऐसे इकाई के स्थान पे आता है तो 1 का गुणा करना होता है, दहाई के स्थान पे आता है तो 10 का, सैकड़ा के स्थान पे 100 का, और ऐसे ही आगे जब 1000 के स्थान पे आएंगे तो 1000 का गुणा करना होता है। ऐसे ही गुणा करते हुए जाते हैं और आंसर फिर निकालते हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। देखो कैसे करना है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ रहा है इसमें 6 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है, कितने का, 6 का स्थानीय मान बताओ, यानी ये संख्या है, एग्जाम्पल हमारा यही है। आपसे कोई पूछ रहा है कि 6 का स्थानीय मान बताओ, तो आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि 6 लिखना है। अब ये देखना 6 के पीछे कितने अक्षर आ रहे हैं, 6 के पीछे कितने अक्षर आ रहे हैं वो देखना है, कितने अंक आ रहे हैं। तो 6 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं आपको पता है, 1 आ रहा है, कितना अंक आ रहा है, 1, तो आपको 1 0 लिख देना है। क्या करना है, 1 0 लिख देना है, यानी कोई भी अंक हो उसके पीछे जितने भी अंक आ रहे हो। जैसे मान लो आपको पूछ रहा है इसमें 3 का स्थानीय मान बताओ,
तो यानी वो अंक लिखना है, उसके बाद में ये देखना है कि जो अंक आपने लिखा है उसके पीछे कितने अंक हैं, उसके पीछे कितने अंक हैं, जितने अंक हो उसके पीछे उतने ही क्या लिख दो, जीरो। देखो इससे 3 के पीछे क्या है, एक तो 6 है, एक 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 0। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300। तो यहाँ पे भी ऐसे निकालोगे आप, देखोगे पहले सैकड़ा के स्थान पर आ रहा तो एक 100 का गुणा करेंगे, फिर 3 में 100 का गुणा करोगे, उसके बाद में 300 आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा बस ये देखना है कि 3 कौन से स्थान पे आ रहा है, 3 देखना है, उसके बाद में 3 के पीछे जितने भी अक्षर आ रहे हो, जितने भी अंक आ रहे हो, उनके स्थान पे क्या लिखना है, सीधा 0 लिखना है, ठीक है। और वो क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। तो चलो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी उनके आंसर बताना, भी आंसर मतलब बताना, उसके बाद में मैं आपको इनके भी आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा आपके सामने, मान लो कोई संख्या भी लिख देता हूं मैं, ये एग्जांपल है, और ये एग्जांपल, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है, इसमें बताना है आपको 4 का स्थानीय मान, किसका, 4 का स्थानीय मान बताना है, किसका, इस 4 का स्थानीय मान बताओ, इसमें 0 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है। तो आपके लिए 2 प्रश्न है, आप जल्दी से इन दोनों प्रश्नों के आंसर दीजिए, फिर इसके बाद में मैं आपको अभी इनके आंसर थोड़ी देर में करा दूंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपने सही कर पाए हो कि गलत। इसके बाद हम अपनी अगली हेडिंग स्टार्ट करेंगे, वो कौन सी होगी, जातीय मान। कौन सी, जातीय मान। तो आप वो सभी बच्चे उस क्लास को भी अच्छे से देखना, यानी उस हेडिंग को भी अच्छे से देखना। चलो देखते हैं क्या होगा। मैंने पूछा आपको 4 का स्थानीय मान बताना है, तो आपको क्या करना, सीधा 4 लिखना है, उसके पीछे ये देखो कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2, कितने अंक है इसके पीछे, 2 2 अंक है, तो यहाँ पे कितनी जीरो लगानी है, 2 जीरो लगानी है। तो 4 का जो यहाँ पे स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 400 होगा, कितना होगा, 400। उसके बाद मान लो मैंने आपसे यहाँ पे दूसरे प्रश्न में पूछा कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा, आपने 0 तो लिख दिया, ठीक है। आपको जो मैं तरीका बताया वही करना है, बस आपका आंसर हमेशा सही आएगा। और आपको देखना है इसके पीछे कितने अंक आ रहे हैं, कितने अंक है इसके पीछे, एक अंक है, तो आपने 1 0 लगा दिया। अब आप बताओ, 1 0 हो चाहे 2 0 हो, उसका मान तो हमेशा क्या ही होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि आपको इससे एक, यानी कि इंपोर्टेंट पॉइंट मिला, यानी कि एक नोट मिला एक तरह से। आपको जो ध्यान रखना है कि 0 जो होता है उसका स्थानीय मान, आप कहीं पे भी हो, वो 0 लास्ट में हो चाहे शुरुआत में हो, उसका जब आप स्थानीय मान निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, शून्य ही आएगा, यानी कि 0 ही आएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 के पीछे कितने भी 0 लगा लो वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0। चलो इसके बाद में अगली देखते हैं, यानी कि जो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी इसमें, जातीय मान। जातीय मान इससे बहुत सरल, यानी डेफिनेशन, वो उसके एग्जाम्पल होते हैं। जातीय मान, जातीय मान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू, ठीक है। अब देखेंगे फेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में जानकारी देखेंगे क्या होता है फेस वैल्यू में। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल ही होते हैं, ये उससे बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, कोई संख्या लिख लो, जैसे मैंने आपके सामने ये संख्या लिखी 273, यानी 273। इसमें आपसे पूछ रहे, मैं सभी संख्या को अलग अलग बताता हूं आपको, यानी कि देखो 3 का भी बताऊंगा, 7 का भी और 2 का भी। क्या, जातीय मान। जातीय मान का होता है फेस वैल्यू, यानी कि फेस को देख के उसकी वैल्यू का पता करेंगे, ठीक है। तो स्थानीय मान में क्या होता है, उसके प्लेस को देख के, यानी कि उसके स्थान को देख के उसका पता करते हैं। लेकिन जातीय मान में क्या करते हैं, उसका फेस देख के। यानी कि आप ये बताओ 3 है, अब 3 का फेस देखोगे तो यहाँ पे 3 को कहीं पे भी रख दो। एक तरह से ये मान लो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से, चलो मैं आपको एक अपने बच्चों से एग्जांपल देता हूं, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलो, तो आप चलो खड़े हो गए, तीनों चारों बच्चे, तीन तीन आया, तुम आ जाओ, तीनों लड़के आ जाओ। देखो इससे आपको जो फेस वैल्यू का, यानी जो जातीय मान होता है उसका सीधा सीधा आंसर मिलेगा। जल्दी आओ, चलो आ जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे जल्दी आओ।
ठीक है, तो देखो इसका नाम है निशांत, इसका नाम है राज और इसका नाम है प्रिंस। ठीक है, तो देखते हैं, ये इसका एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देखो तीन संख्या यहाँ पे है और देखो तीन ही बच्चे मैंने बुलाए हैं यहाँ पे, और क्या निकालेगा मैं, स्थानीय सॉरी जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। अब तीन है ये, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि ये क्या है, कौन है ये, निशांत है। कौन है ये, निशांत। अब ये बताओ मैं अगर निशांत को ऐसे कर दूं, यहाँ पे बीच में कर दूं, तो अब कौन है ये, अभी तो निशांत है ना, यानी कि इसके फेस को देख के हम पहचान रहे हैं ये कौन है, निशांत। और मान लो ये कौन है, प्रिंस है। अब ये यहाँ पे लास्ट में है, इस कोने पे है लास्ट में। अगर मैं इसको यहां से उठा के इधर कर दूं, सबसे लास्ट में इधर, अब कौन है ये, अभी तो प्रिंस ही है ना। तो ये बात है, मतलब फेस वैल्यू में क्या होता है, संख्या को कहीं पर भी कर दो, यानी संख्या को या तो पीछे रखो या आगे कर दो या बीच में कर दो, ऐसी आ रही है। तो उसका जो, यानी कि उसका मतलब उसका फेस कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि इसको मैं कहीं पे भी कर दूं, बीच में कर दूं चाहे उधर कर दूं, इसका यानी जो फेस है, यानी कि प्रिंस है तो वो प्रिंस ही रहेगा। यानी कि आपको यही इसमें देखना होता है बस। चलो जाओ तीनों जाओ, काम हो गया तुम्हारा, जाओ जाओ। देखो तो इसमें क्या होगा, यही बात मैंने बताई आपको, यानी कि ये तीन है, आपको तीन का फेस देखना है, तो तीन का आपको जातीय मान निकालना है तो क्या होगा, तीन ही होगा। अब सात का जातीय मान निकालना है तो क्या होगा, सात ही होगा। और दो का जातीय मान निकालना है तो कितना होगा, दो ही होगा। अब मान लो मैंने इस संख्या को मैं टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, आगे पीछे कर दूं, मैंने कर दिया सात, दो और तीन, ऐसे कर दिया। अब ये बताओ जो सात है पहले यहाँ पे आ रहा था, इसका इसका स्थानीय मान कितना, सात। अब सात को मैंने कहां पे कर दिया, आगे। तो कुछ वजह सोच रहे होंगे कि इसमें सात आगे आ रहा है, कुछ अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया बच्चों को लेके, तो इसका अब भी जो जातीय मान होगा वो अभी भी कितना होगा, सात होगा। दो का दो ही होगा और तीन का तीन ही होगा। यानी कि जो स्थानीय जातीय मान होता है वो कभी चेंज नहीं होता, जो जितनी वो संख्या होती है वही रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको और कुछ एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, आपसे बच्चे उनके आंसर फटाफट से बताना जल्दी से। जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिखी, ठीक है, तो आपको ये दोनों में संख्याओं में से बताना है, सभी का बताना है। किसका बताना है, सभी का। और कमेंट में आपको आंसर देना है इसका जल्दी से, अभी तीनों के आंसर दो कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का क्या होगा, 0 का क्या होगा। यहाँ पे भी इन तीनों का आंसर जल्दी से दो, वहां पे क्या होगा जल्दी से, फिर मैं भी आपको भी बताऊंगा इनका क्या क्या आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो देखते हैं क्या होगा। मैंने आपको पूछा इसमें स्थानीय मान जातीय मान बताना है, तो जातीय मान के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये बताओ 0 का जातीय मान क्या होगा, यहाँ पे 0 ही होगा। 6 का 6 होगा। 9 का कितना होगा, 9 ही होगा। सेम होगा, यहाँ पे भी इस 9 का कितना होगा, 9 होगा। इस 0 का यहाँ पे कितना होगा, देखो 0 यहाँ पे लास्ट में आ रहा था फिर भी 0 था, अब बीच में आ गया फिर भी इसका स्थानीय जातीय मान क्या होगा, 0। और 3 का भी यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो आपको एक नोट पॉइंट अच्छे से लिखना है, यहाँ पे मैं नोट ऊपर लिखा रहा हूं, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इससे आपको पेपर में प्रश्न सीधा सीधा मिल सकता है और आपको उसका आंसर जल्दी से भी दे सकते हो आप, अगर इसको अच्छे से याद रखोगे तो आपको लिखना है शून्य, शून्य यानी कि 0, शून्य का जातीय तथा स्थानीय मान, शून्य का जातीय तथा स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। ठीक है, यानी जो शून्य होता है उसका आप जातीय मान निकालो चाहे स्थानीय मान निकालो, वो हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा। हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, शून्य ही होगा। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, मैंने आपको जब स्थानीय मान बताया था वहां पे क्या बताया था कि 0 कहीं पर भी आ रहा था, उसका जो स्थानीय मान था वो क्या था, हमेशा 0 ही था। और आपने यहाँ पे भी देखा ये 0, देखो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, इसका मान क्या है, 0 है, और बीच में आ रहा फिर भी इसका मान क्या है, 0 ही है। यानी कि जो जीरो शून्य होता है उसका जो स्थानीय मान और जातीय मान होता है वो हमेशा शून्य ही होता है, यानी कि 0 ही होता है। तो आपको ये बात अच्छी से ध्यान रखनी है। आपसे
एग्जामिनर पेपर में पूछ लेगा कि शून्य का जातीय तथा स्थानीय मान क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में सीधा लिखना है, क्या लिखना है, हमेशा शून्य। ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां पे आंसर दे देना है। ठीक है, तो आप इसको भी यानी कि इनको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे संख्या पद्धति, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कितनी पद्धतियां होती हैं। मैं आपको भी बता दूं कि 3 पद्धतियों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काम की होंगी। पहली है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरी है रोमन प्रणाली। यानी तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। आपको इसके बाद जो 4th क्लास में यानी 3 क्लासों में मैंने आपको संख्याओं के प्रकार और कुछ जो डेफिनेशन एक्स्ट्रा थी वो भी बता दी है। इसके बाद हम 4th क्लास में करेंगे यानी जो नंबर सिस्टम के बारे में यानी संख्या पद्धतियों के बारे में। तो आप सभी इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहना अच्छे से, और जितने भी बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ये बैच बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है अभी, और इस पे जब तक पेपर आपका होगा जब तक पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हम इसकी अच्छे से कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को बच्चों को तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी जो प्रत्येक वीडियो होगी आपको मिलती रहेगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहोगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। और एक बात और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए है जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप सभी उन बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बता देना, जिससे कि वो बच्चे भी फ्री में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो आप भी तैयारी करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने रिलेशन में, आपके नंसार में, आपके बुआ जी के घर पे सभी को बता दो, वो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।